डिग्री थर्ड, पेपर फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स। आज का टॉपिक है रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन। रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन, हिंदी में इसको कोटि अंतर या क्रम सहसंबंध विधि कहते हैं। कोटि अंतर सहसंबंध विधि को कोटि क्रम सहसंबंध विधि भी कहा जाता है। यह एक अप्राचलिक सांख्यिकी है, ध्यान में रखेंगे, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अप्राचलिक सांख्यिकी। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए और तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। इस विधि को इसने प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। कौन? स्पीयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन उनका नाम है, और वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के? ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने इस विधि को कार्ल पियर्सन विधि की त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से किया था। कार्ल पियर्सन विधि में कौन सा त्रुटि था? क्योंकि कार्ल पियर्सन विधि जो है वो गुणात्मक भिन्नता को नहीं माप सकता। अब जैसे कोई व्यक्ति काफी सुंदर है, तो ये काफी सुंदर है, बहुत सारा व्यक्ति सुंदर है, तो सुंदरता की माप, या फिर ईमानदार है, ये हो गया गुण। तो गुणात्मक मेजरमेंट यानी कि ये कार्ल पियर्सन नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए स्पीयरमैन ने रैंक डिफरेंस मेथड का प्रतिपादन किया, और इसको उसके अगेंस्ट में उसके दोष को दूर करने के लिए इस विधि का प्रतिपादन किया। क्योंकि कार्ल पियर्सन विधि से दो चरों के बीच गुणात्मक तथा मात्रात्मक शील गुणों को मापना संभव नहीं था, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, नैतिकता, चरित्र आदि। ऐसे शील गुण को मापने में यह सक्षम नहीं था कार्ल पियर्सन। तो इसको मापने के लिए स्पीयरमैन ने अपना कंसेप्ट दिया। इसी त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से स्पीयरमैन ने कब? 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में इस विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है, रेबर तथा रेबर 2001 ने कहा है कि कोटि क्रम सहसंबंध वह सहसंबंध है जो दो चरों से संबंधित प्राप्तांकों की कोटियों पर आधारित होता है। कोटि अंतर सहसंबंध का प्रतीक क्या है? कोटि अंतर सहसंबंध का प्रतीक क्या है? साइन, चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है? नहीं पता है? कोटि कोटि अंतर सहसंबंध विधि का कौन सा साइन है वो पता है? अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। इसको रो कहा जाता है, रो। रो यानी कि पी, हाँ पी के तरह होता है, उसको पढ़ने में रो पढ़ते हैं, उसको रो। ठीक है, RHO, रो। ठीक है, इसे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जरा आपको याद है तो रिपीट कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। नहीं पता है? मैं पहले ही बताया था पिछले क्लास में कि जब भी क्लास हो तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिएगा, मटेरियल सामने में रखिएगा, तभी ना होगा। चलिए एनीवे मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला जो है वो आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, अभी काम आ जाएगा। रो बराबर 1 - 6 सिग्मा D² बट्टे n कोस्ट n² - 1 कोस्ट बंद। ये फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट करता हूँ। रो बराबर 1 - 6 सिग्मा D² बट्टे n
कोस्ट n स्क्वायर माइनस 1 कोस्ट बंद। दैट्स क्लियर। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर ये सवाल आपका बनेगा। अब सवाल में हम एक उदाहरण ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 10 छात्राओं के निम्नलिखित उपलब्धि प्राप्तांकों तथा बुद्धि लब्धियों के बीच रो ज्ञात करना है। 10 छात्राओं के उपलब्धि प्राप्तांक तथा बुद्धि लब्धियों के बीच रो ज्ञात करना है। तो 2 कॉलम हो गया, 2 चर हो गया। एक चर हो गया अचीवमेंट स्कोर और दूसरा चर हो गया इंटेलिजेंट स्कोर। अचीवमेंट स्कोर को सुविधा के लिए एक्स से इंगित कर लीजिए और इंटेलिजेंस चर को वाई से इंगित कर लीजिए। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि को आईक्यू भी लिख सकते हैं आप। इसको उदाहरण में सॉरी कॉपी में नोट कीजिए। आईक्यू लिखिए ऊपर में, उसके नीचे में कैपिटल एक्स। आईक्यू के नीचे में कैपिटल एक्स, उसके नीचे स्कोर लिखिए। स्कोर मैं लिखाता हूं 101, 100, 100, 120, 105, 98, 92, 100, 98, 115, 100। ये 10 स्कोर हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि 10 स्टूडेंट का आईक्यू टेस्ट किया गया, उसका जो आईक्यू टेस्ट पर जो स्कोर आया, उस स्कोर को हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। अब दूसरा है अचीवमेंट स्कोर। अचीवमेंट स्कोर को उपलब्धि प्राप्तांक कहते हैं। उपलब्धि प्राप्तांक को वाई से इंगित कीजिए। वाई लिखिए, उसके नीचे में स्कोर लिख लीजिए 65, फिर 65, 69, 75, 60, 58, 58, 58, 61, 67, 71, 64। इतना सवाल दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसका रैंक डिफरेंस कोरिलेशन ज्ञात करें। तो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये स्कोर है, ये रैंकिंग रहता तो क्या रहता, 1 2 3 4 5 6 10 तक रहता और रेंडमली रहता। कहीं पर एक पहले 3 आता तो 4 आता 5 आता ऐसे करके, लेकिन 10 है तो 10 ही रहता। तो ये स्कोर में है, इसको क्या करेंगे, रैंक में बदलेंगे। ठीक है, रैंक में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्कोर को रैंकिंग करेंगे तो R1 हो जाएगा। उसके बगल में y के बगल में लिखिए R1 का एक कॉलम बनाइए, R1। उसके बगल में y स्कोर को रैंकिंग करना है तो R2 कॉलम बनाइए, R2। उसके बगल में एक और प्रोसेस करना होगा कि R1 डिफरेंस R2, यानी कि R1 और R2 में अंतर कितना है वो लिखना है। तो उसको D से इंगित किया जाता है। तो R2 के बाद D का एक कॉलम बनाइए, D। और सबसे अंत में D स्क्वायर हो जाए, जितना D आएगा उसको स्क्वायर करते जाएंगे तो D स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए, अब रैंकिंग करना जानिए कि एक्स का रैंकिंग हम करते हैं R1 में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे हाईएस्ट एक्स स्कोर में सबसे हाईएस्ट कितना है, 120 को कौन सा रैंक मिलेगा, पहला रैंक मिलेगा, पहला स्थान।
रैंक मीन्स होता है स्थान या कोटि। तो 120 के सामने R1 में लिखेंगे 1। समझ में आ रहा है? उसके बाद कौन सा है? 120 के बाद वहां पर लिखेंगे 2 R1 में। उसके बाद 105 3। उसके बाद 101 4। उसके बाद 101 के बाद 100 है। 100 आप देखेंगे 3 जगह है, सबको 5-5 दे देंगे तो रैंकिंग नहीं ना हो पाएगा। और चूंकि रैंकिंग करेंगे तो 3 गो है तो 5 6 7 होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि प्राइज की बारी आए तो उसको जब सेम अंक लाया तो सेम प्राइज भी लेगा ना। तो वैसी स्थिति में यदि आप उसको प्राइज किसी को ज्यादा देते हैं किसी को कम दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा, आपस में मारपीट हो जाएगी कि हमको आप दिए 5 रुपया, दूसरे को दे दिए 6 रुपया, तीसरे को दिए 7 रुपया, जबकि तीनों आदमी एक जैसा ही अंक लाए हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए स्पेयरमैन ने क्या किया कि कोटि को बांट दिया, तीनों प्राइज को आपस में जोड़ दिया और 3 जन है तो 3 से भाग दे दिया। तो यहाँ पर 3 प्राइज है, 5वां प्राइज, 6ठा प्राइज और 7वां, यानी कि 5 + 6 + 7 तीनों को जोड़ लीजिए और 2 से 3 से भाग दे दीजिए। तो कितना होगा? मेरे ख्याल से 18 होता है। 5 6 11 और 7 18। 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो जहां जहां 100 है वहां पर 6 दे दीजिए। दीजिए 100 के सामने 6, फिर 100 के सामने 6, फिर 100 के सामने 6 हो गया। तो रैंकिंग कितना हो गया यहाँ पे? 7। समझ में आ रहा है? 1 से लेकर के 7 तक रैंकिंग हम कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो 8वां रैंक पर जाएगा, है ना। तो 8वां रैंक पर देखिए कौन आता है। 100 के बाद कौन है? 98। अब 98 देखिए कि 1 से अधिक जगह पे है, 2 है। अब यहाँ पर उसको प्राइज यदि मिलना चाहिए तो 8वां और 9वां मिलना चाहिए, लेकिन दोनों का सेम अंक है, इसलिए प्राइज उसको सभी प्राइज को एक साथ मिला करके उसको 2 में पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 8वां और 9वां 8 + 9 कितना हो गया? 17। 17 को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए तो 8.5 होगा। तो 98 के सामने 8.5 लिखिए, फिर दूसरे के सामने में 8.5 लिखिए। लिख दिए। अब जो हो गया 9 तक हो गया, 10वां रैंक पर कौन आएगा? 92 है। 92। 98 के बाद कौन है? 92 है एक्स में, तो वहां पर 10 दे दीजिए। अब इसका रैंकिंग हो गया। सेम प्रोसेस से वाई स्कोर का रैंकिंग करेंगे। तो वाई स्कोर के रैंकिंग में क्या होगा? सबसे हाईएस्ट इसमें है, आप लोग नोट करते जाइए, मैं बता रहा हूँ। सबसे हाईएस्ट है 75। 75 इसको वाई वाला कॉलम में 75 के सामने 1 लिखेंगे। उसके बाद है 71, वहां 2 लिखेंगे। उसके बाद है 69, 3 लिखेंगे। उसके बाद है 67, 4 लिखेंगे। उसके बाद है 65, 65 2 जगह है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 + 6 तो 11 हो गया। 11 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 5.5, यानी कि 65 के सामने 5.5 फिर 5.5 लिखेंगे। तो रैंकिंग कितना हो गया? 6। और 7वां रैंक पर कौन आएगा? 64। 64 के सामने लिखेंगे 7। उसके बाद 61 8। उसके बाद 60 9। उसके 58 सबसे लास्ट में है 58, वहां 10 हो जाएगा। स्कोरिंग हो गया, रैंकिंग कर लिए। समझ में आया? रैंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ? एक से अधिक जगह रहेगा तो उसके रैंक को, उसको कोटि को, स्थान को जोड़ करके 3 व्यक्ति है तो जैसे चौथा स्थान पर आएगा,
आगे यहाँ पर तीनों का चौथा पांचवा छठा तीनों का सेम स्कोर है, तो रैंकिंग जोड़ लेंगे 4 जोड़ 5 जोड़ 6, और 3 जगह है तो 3 से डिवाइड कर देंगे और तीनों को सेम स्कोर दे देंगे। समझ में आया? यही समझने की चीज है और इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। अब जो है डी निकालना है, उसके बगल में डी वाला कॉलम है। डी में क्या करना है कि R1 डिफरेंस R2 होता है। डिफरेंस मीन्स होता है दोनों में अंतर, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैसे लिखने के लिए लिख देता है माइनस फलना माइनस चलना, लेकिन वो सब प्लस हो जाता है आगे चल के। जब ये डी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। तो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन दे दीजिए, समझ में कभी कभी क्वेश्चन कर देता है अल्प ज्ञानी सब। तो वैसी स्थिति में चूंकि हम देखे हैं इस तरह से कि वहां पर माइनस क्यों नहीं लगाए, हम कहें कि सर माइनस के यहाँ पर कहीं कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्यों हम लगाएं। और जो व्यक्ति जान रहा है, विद्वान कोई पूछ रहा है, वो छोटी छोटी बातों को पकड़ेगा तब कैसे होगा। तो इसीलिए वहां पर लगा ही दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे, इसमें से ज्यादा में से कम को घटा लेंगे, सुविधा होगा, वहीं पर कॉपी पे हो जाएगा कि ज्यादा में से कम को घटाएंगे। 5.5 में से 4 माइनस किए तो -1.5 हो जाएगा। पहला में R1 4 है, R2 5.5 है, तो 5.5 में से -4 बराबर क्या होगा 1.5। तो यहाँ पर चूंकि माइनस है, R2 ज्यादा है, इसलिए -1.5 लिख दीजिए। दूसरा है 6 में से 5.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.5, उसके नीचे 0.5 लिखिए। तीसरे में है कि 3 में से 1 गया तो -2, और फिर क्या है 3 में से 1 गया तो +2, उसके बाद 9 में से 8.5 गया तो -0.5, उसके बाद 10 में से 8.5 में से 9 माइनस करेंगे तो -0.5 होगा। 10 में से 10 गया 0, 8 में से फिर 6 गया -2, 8.5 में से 4 गया तो 4.5, उसके बाद 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया -1। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है। R1 में से R2 को डिफरेंट कर देना है, कितने का अंतर हो रहा है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस नहीं बोल रहे हैं, आप देखते होंगे कि हमारे लेक्चर में कभी माइनस शब्द नहीं आया, डिफरेंस बोलता हूँ। R1 डिफरेंस R2, दोनों में कितने का अंतर है वो दिखाना है, ठीक है। अब लास्ट कॉलम बनाइए, डी स्क्वायर जो है उसमें जो भी डी आया है उसको स्क्वायर कर देना है। अब जैसे 1.5 है तो 1.5 को 1.5 से गुना कर दो, 1.5 को 1.5 से गुना करोगे तो कितना होगा 2.25। चलो नोट कर लीजिए 2.25। उसके बाद 0.5 को 0.5 से गुना करें तो 0.25 होगा, और 2 को 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 होगा, और फिर 2 दूनी 4, फिर 0.5 को 0.5 से गुना करें तो 0.25। उसके बाद 0 आया, 0 को गुना करोगे तो 0 ही होगा, 0 लिख दीजिए। उसके बाद 2 है, फिर 2 दूनी 4, 4.5 को 4.5 से गुना करेंगे तो 20.25 होगा, 20.25। फिर 0 है तो 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब 1 है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पर माइनस जो है वो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो वैसे भी माइनस, यहाँ पर माइनस का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब करेंगे इस टोटल को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल डी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो नीचे में क्या लिखाएगा, हाँ वेरी गुड, यही जानना चाह रहे थे। सिग्मा डी स्क्वायर बराबर लिखिए, टोटल के जोड़ेंगे तो 36.00 आएगा। एक बार काउंटिंग जो है उसको अब मिला लीजिएगा, ठीक है, बाद में
अब ये निकल गया, डी स्क्वायर निकल गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला जरा लिखिए खुद से। लिखिए, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर मिला लीजिएगा। हो गया। रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टा n कोस्ट n स्क्वायर -1 कोस्ट बंद। ठीक है। अब इस सूत्र के आधार पर आप उसका जो वैल्यू है उसको अब बैठा दीजिए। तो 1 - 6 फॉर्मूला का गुने डी स्क्वायर कितना आया है, 36। तो 6 × 36 हो जाएगा, यानी कि 6 × 36 बट्टे n कितना है, 10 है। n बराबर, क्योंकि ऊपर में ही 10 छात्राओं लिखा हुआ है, तो n बराबर 10 है। तो यहाँ पर 10 रखिए, फिर कोष्ट के अंदर में 10 के स्क्वायर -1 कोष्ट बंद। एक 10 बाहर में रहेगा, फिर कोष्ट लगाएंगे, 10 लिखेंगे, उसके ऊपर वो स्क्वायर का चिन्ह देंगे, -1 कोष्ट बंद। ठीक है। फिर अगला प्रोसेस करेंगे, फिर बराबर लिखेंगे 1 - 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। तो 216 बट्टा 10 कोष्ट में है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 - 1 कोष्ट बंद। नेक्स्ट प्रोसेस आगे फिर चलेंगे, तो 1 - 216 बट्टे 10 गुने 99। समझ में आ रहा है। फिर अगला प्रोसेस करेंगे, बराबर 1 - 216 बट्टे 100 में 99 गुना करेंगे तो 990 होगा। तो 216 बट्टा 990। फिर बराबर 1 माइनस, अब 216 में 990 से भाग देंगे, तो 216 में 990 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव देकर के एक जीरो बैठाएंगे तो 2160 हो जाएगा। और 2160 में 990 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको हल्का करने के लिए क्या करेंगे कि इधर भी जीरो है उधर भी जीरो है, जीरो से जीरो काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 216 में 99 से भाग देंगे। दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, 299 से यदि हम भाग देते हैं तो भागफल आता है 0.782। 0.782, ये हो गया इसका आंसर, 0.782 आंसर हो गया। अब डीएफ निकालेंगे तो डीएफ बराबर, तो लगा लीजिए डीएफ बराबर n-2, n-2 करेंगे तो n कितना है, 10 - 2 तो बराबर हो गया 8। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेबल है, उस टेबल में देखेंगे कि डीएफ 8 पर सिग्निफिकेंट 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट होने के लिए कितना स्कोर चाहिए, कितना अंक चाहिए, और वो अंक आप टैली करेंगे किससे, इसका जो आंसर आया है उससे। ठीक है। यदि उस आंसर को टैली करते हैं, उस टैली में आपका आंसर ज्यादा है और वहां पर कम है, तो वो 0.01 का स्कोर से टैली करते हैं, और आपका आंसर ज्यादा है वहां पे कम है, तो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा कि आप जो मैथमेटिक्स किए वो सार्थक है। और उससे नहीं टैली किया तो 0.05 लेवल पर जो स्कोर होगा उससे टैली करेंगे आपका ये आंसर। और यदि आपका आंसर उससे ज्यादा है, उस टेबल का से ज्यादा है, तो आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 0.05 लेवल पर। यदि दोनों से अधिक है, यानी कि 0.01 पर होगा तो दोनों से अधिक होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्निफिकेंट, लिख लीजिए सिग्निफिकेंट इवन एट, सिग्निफिकेंट इवन एट 0.01 लेवल, सिग्निफिकेंट इवन एट 0.01 लेवल। समझ में आया कि, तो अब इसको थोड़ा सा हम गणितीय भाषा में समझा देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बुद्धि लब्धि तथा उपलब्धि
प्राप्तांक के बीच धनात्मक सहसंबंध है। अतः हमारी शून्य परिकल्पना 0.05 स्तर पर अस्वीकृत हो गई और प्रमाणित हो गया कि दोनों चरों के बीच सार्थक धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, यदि सिग्निफिकेंट हो जाता है तो क्या होता है कि सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, दोनों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है, वह सार्थक है कि नहीं है, इसकी सार्थकता की जांच करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ का उपयोग करते हैं। वैसे आंसर से ही पता चलता है कि दोनों उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण के बीच जो है वो धनात्मक सहसंबंध, क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आया है। अब ये धनात्मक सहसंबंध सार्थक है या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए सूत्र जो है, फॉर्मूला है n-2। n-2 के आधार पर उसको यदि हम निकालते हैं, जो आता है उसके आधार पर टेबल में देखते हैं, टेबल के आधार पर यह डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो आंसर है वह 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है या 0.05 लेवल पर सिग्निफिकेंट है। तो 0.1 पर सिग्निफिकेंट होगा फिर भी वो सार्थक होगा, 0.5 पर भी होगा फिर भी वो सार्थक होगा। यदि दोनों से आंसर आपका कम आया तब वो सार्थक नहीं हो, नॉट सिग्निफिकेंट होगा। दोनों में धनात्मक संबंध है बट दोनों में सार्थक संबंध नहीं है। अब सपोज दैट कि तुम दो बहन हो, दोनों बहन में बहन तो हो लेकिन दोनों बहन में 36 का आंकड़ा है, तुम उससे नहीं बात करती हो, वो तुमसे बात नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है लेकिन सार्थक सहसंबंध नहीं है। करे कोई कह देगा अरे अरे शिवानी को देखे यहाँ, अरे कुछ भी करो हमको क्या मतलब है, सब तो समझ में आ रहा है कि सार्थकता लेवल को जांच करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात किया जाता है और इससे यह पता चलता है कि दो वस्तुओं, दो चरों, दो व्यक्तियों के बीच में जो सहसंबंध है वह सार्थक है या नहीं है। और धनात्मक ऋणात्मक का पता वैसे ही चल जाता है, आपके आंसर में यदि माइनस में आंसर आया था तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता, प्लस में आंसर आया पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। मेरे समझ से अच्छी तरह से इस चीज को आप समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके पास बुक ऑलरेडी है तो इसका क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। वैसे मैं चूंकि ये लाइव क्लास है तो मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि जो विद्यार्थी होंगे वो कम से कम इससे लाभान्वित हो जाएंगे। तो मैं बड़ी आराम से एक उदाहरण देता हूँ। कैलकुलेट द रो ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कहने का तात्पर्य है कि 7 शिक्षकों का मूल्यांकन छात्रों तथा छात्राओं द्वारा उनकी अध्यापन योग्यता के आधार पर किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। 7 शिक्षक है तो एक ठो कॉलम शिक्षक का बन जाएगा, उसके नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 दे देंगे। उसके बाद है छात्र, छात्र कितने होंगे, जो भी छात्र होंगे वो 7 का ही मूल्यांकन करेंगे। तो छात्र द्वारा जो मूल्यांकन किया गया टीचर का उसमें है पहले शिक्षक को 54 अंक दिया, दूसरे शिक्षक को 49 अंक दिया, तीसरे शिक्षक को 46 अंक दिया, चौथे शिक्षक को 45 अंक दिया, पांचवें शिक्षक को 43 अंक दिया, छठे शिक्षक को 39 अंक दिया और सातवें शिक्षक को 32 अंक दिया। और फिर छात्राओं से पूछा गया कि आप अपने शिक्षक को कितने अंक देंगे, 100 में कितना अंक देंगे। तो छात्राओं द्वारा पहले शिक्षक को 68 अंक दिया गया, दूसरे शिक्षक को 52 अंक दिया गया, तीसरे शिक्षक को 28 अंक दिया गया, चौथे शिक्षक को 32 अंक दिया गया, पांचवें को 41, छठे को 48 और सातवां को भी 48 अंक दे दिया गया। यानी कि इस तरह से अंक दे दिया। अब इस दोनों छात्र और छात्राओं द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर देखेंगे कि दोनों के अंकों में कोई
धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है, यह जानने की कोशिश करेंगे। और यदि सहसंबंध धनात्मक हो या ऋणात्मक हो तो वो किस स्तर पर हो, किस सार्थक सहसंबंध है या सार्थक नहीं है, इसकी जांच करेंगे। सुविधा, अध्ययन की सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि छात्र को आप एक्स से इंगित कर लेंगे और छात्राओं को वाई से इंगित कर लेंगे। शिक्षक को शिक्षक ही रहने देंगे, उसको जैसे है, कहने का तात्पर्य जैसे है वैसे ही उनको वहां छोड़ देंगे। और शिक्षक केवल काउंटिंग के लिए है बस। मैथमेटिक्स आपको छात्र और छात्राएं द्वारा दिए गए स्कोर पर करना है। तो यहाँ पर स्कोर है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि स्कोर है। सबसे पहले हिंट में देता हूँ, सबसे पहले दोनों का रैंकिंग कर लेंगे, रैंकिंग के बाद डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस के बाद डी स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद सूत्र पर उसको बैठा देंगे। ठीक है, तो ये यदि आप मोहसिन शमशाद की पुस्तक यूज कर रहे हैं, उसमें पेज नंबर 230 के सवाल नंबर 11 होगा, उसको आप लोग देख लेंगे, बना करके जरा दिखाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग कोटि अंतर सहसंबंध अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट के स्टूडेंट को पहला दिन यही पेपर होगा, मैथमेटिक्स ही। तो आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए डिस्कशन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी हो, वो आप लोग पहले डिस्कशन कर लीजिए, फिर आगे हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। आप खोलिए रहे हैं, देने के बाद क्लास हो गई, फिर थोड़ा उधर का करते रहो। इसका मुंह देख के लगता है।